ठीक है। चलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का शिक्षा सारथी के प्लेटफॉर्म पर। और अब इतिहास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सिंधु सभ्यता का लेक्चर आया है, ठीक है। 2 पार्ट पाषाण काल का भी आ चुका है। आज पढ़ रहे हैं हम वैदिक काल, ठीक है। तो पैड पे पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे समझ ना आए तो थोड़ा ट्राई करना समझने का, क्योंकि पैड में थोड़ा लिखने में अनकंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक काल, ठीक। वैदिक काल का सीधा सीधा अर्थ कह सकते हैं कि वैदिक काल का मतलब समय होता है, और वैदिक मतलब जिस समय का, जिस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। भाई किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। और सबको पता है वेद कितने हमारे 4 वेद है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है भाई। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। दूसरा वेद है सामवेद, ठीक है, सामवेद। तीसरा वेद हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है? तीसरा वेद यजुर्वेद। और चौथा वेद क्या है? चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। इतना सबको पता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को कहा जाता है ग्रुप ऑफ वेदास, मतलब वेद त्रयी। क्या कहा जाता है ना? वेद त्रयी, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। और अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद की रचना बाद में होती है, बाकी सबसे बाद में होती है। क्लियर? ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जिस काल की जानकारी हमें इन वेदों से मिलती है उसे हम वैदिक काल कहते हैं। इतना कंप्लीट है, तो इसे ध्यान में रखना कि 4 वेद कौन कौन से है। ये सारे वेद है, अभी आगे पढ़ाएंगे। इन सब के वेदों के उपवेद भी होते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, ठीक है। चलो, तो वैदिक काल की बात कर रहे हैं कि वो कौन सा समय है जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। तो सबसे पहले इसका समय, नोट्स ऐसे ही बनाना भाई, ठीक है। समय की बात करें, कौन सा समय की बात करें जिसकी जानकारी वेदों से मिलती है? तो 1500 से लेकर 600 तक, ठीक है। 1500 से लेकर 600 तक ईसा पूर्व, क्योंकि पहले सबको पता है कि ईसा मसीह के जन्म को हम 0 मानते हैं, बेस मानते हैं 0, और उससे पहले का समय उल्टा चलता था। और 0 के बाद फिर से ईस्वी शुरू हो जाता है। जैसे 0 के बाद 1 आया होगा, 100 आया होगा, 1000 आया होगा, और चलते चलते 2025 अभी चल रहा है, ठीक है। चलो, तो कौन सा समय है जिसकी जानकारी वेदों से मिलती है? वैदिक काल। तो वो समय है 1500 से लेकर 600 तक के बीच का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतिहासकार कह रहे हैं इसके भी 2 पार्टीशन है भाई, 2 पार्टीशन है इसके। कौन कौन से 2 पार्टीशन है? कह रहे हैं नंबर 1 है ऋग्वेदिक काल, ठीक है, ऋग्वेदिक काल, ठीक है, ऋग्वेदिक काल। अब वो कह रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल कौन सा काल है? कि ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। अभी कहा था ना कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा वेद भी है। तो जिस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है उसे ऋग्वेदिक काल कहा गया, ठीक है भाई। तो ऋग्वेदिक काल कहा गया किस टाइम को? जो टाइम था हमारा 1500 से लेकर और कब तक का? 1000 तक का, ठीक है। ये वाला टाइम हमारा ऋग्वेदिक काल। कि वो कहना चाह रहा है कि 1500 से लेकर 1000 तक के बीच का जो टाइम पीरियड था उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा पार्टीशन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल क्या होता है? उत्तर का मतलब होता है, हिंदी में अगर उत्तर कहा जाए, उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर का मतलब होता है बाद का, ठीक है। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद का। तो जैसे कहते हैं ना कि किसी का उत्तराधिकारी वो बना, तो उसके बाद का अधिकारी उत्तराधिकारी। तो उत्तर का मतलब हिंदी में बाद का होता है, और वैदिक मतलब वेद। तो बाद के वेद, कौन से बाद के वेद? कि इस काल के जानकारी हमें ऋग्वेद को छोड़कर बाकी अन्य वेदों से मिलते हैं। जो 3 वेद बताए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब इस समय कौन सा? तो साफ सी बात है, जब 1000 तक वहां है तो 1000 से लेकर 600 तक का टाइम पीरियड क्या है? उत्तर वैदिक काल में आता है। क्लियर है इतना? ठीक है भाई। अब कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता, वैदिक काल हुआ कैसे शुरू? तो देखो भाई, जगह थी हमारे पास, जैसे हम कह देंगे यहाँ पर एक जगह, इसे मान लो एक जगह मान लो। यहाँ पर पहले क्या थी? पाषाण काल थी। क्या थी यहाँ पर? पाषाण काल थी, पाषाण सभ्यता थी, पाषाण। ऐसा कहा जाता है कि पाषाण का अंत हुआ तो इसी जगह पर क्या हो गया? सिंधु सभ्यता आ गई, सिंधु सभ्यता। क्लियर है? अब जब सिंधु सभ्यता यहाँ पर थी तो बाहर से क्या हुआ? मान लो ये भारत है, ठीक, ये भारत है, यहाँ पर भी सिंधु सभ्यता चल रही है। और यहाँ भारत से, उत्तरी ध्रुव से, मध्य एशिया, तिब्बत, इन क्षेत्रों से क्या हो गया? यहाँ अटैक हो गया और यहाँ सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु सभ्यता के लोगों को खत्म कर दिया। किसने? आर्यों ने। तो बाहर से कौन आए? आर्य आए, ठीक। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो क्या हुआ? जगह वही है, क्या हुआ? टाइम बदलता गया, लोग बदलते गए, सभ्यता बदलती गई। तो अब यहाँ पर क्या है? इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है कि कह रहे हैं कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत, इसी नोट्स को आगे बढ़ाते हैं कि शुरुआत किसने की थी? वैदिक सभ्यता बसाया किसने था? तो सीधा सीधा कह लेंगे हम आर्यों द्वारा। किसने? आर्यों द्वारा, ठीक। हमें भी कहा जाता है कि हम भी इंडो आर्यन है, हम भी आर्यन परिवार के हैं, ठीक है, क्योंकि आर्य ही आए थे पहले और आर्य से ही पूरा भारत अभी जिसे हम कह रहे हैं धीरे धीरे आर्यों का ही वंशज है, ठीक है। तो शुरुआत किसने की? आर्यों द्वारा।
फिर कह रहे हैं कि आर्य आए कहां से थे, ये आर्य आए कहां से, तो यहाँ पर हमें 2-3 याद रखने पड़ेंगे। इतिहासकारों में मतभेद है, कोई किसी को कहीं से मानता है, कोई कहीं से, तो ऐसे याद रखना भाई। नंबर 1 जो मानता है, जिसे हम सब मानते हैं, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, क्या कहा मैंने, मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर कहता है कि आर्य कहां से आए हैं, ये कह रहा है मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आए भाई, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मिडल एशिया से आए कौन, आर्य, मैक्स मूलर, ठीक है। दूसरा जो है वो कह रहा है, दूसरा हम कह सकते हैं कि दूसरा कौन कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, ठीक है भाई। अच्छा नोट, इस पैड में थोड़ा लिखने में अनकंफर्टेबल हो रहा है, लिखा ही नहीं जा रहा है, तो आप लोग मेरे वीडियो को वापस से देखते जाना, ठीक है भाई, कि जहां पर समझना है कि क्या कहा, तो मेरे बोलने से समझना कि क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग कहां से आए हैं, वो कह रहे हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहां से, उत्तरी ध्रुव। सबको पता है कि पृथ्वी पर 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बीचों बीच जाती है भूमध्य रेखा, उसके 23.5 उत्तरी जाती है कर्क रेखा, 23.5 दक्षिणी जाती है मकर रेखा। याद रखना भूमध्य रेखा पे कितने देश है, 13 देश है विश्व के। मकर रेखा पे कितने देश है, 10 देश है। और कर्क रेखा पे कितने देश है, 16 देश है। तो ये याद रखना भाई कि पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा से कितने देश टच होते हैं, तो 13 देश टच होते हैं भाई। तो एक पोल उत्तर में हो गया उत्तरी ध्रुव, एक पोल दक्षिण में हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उसी की बात कर रहा बाल गंगाधर तिलक, कह रहा है कि आर्य कहां से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए थे भाई। क्लियर है, चलो आगे चलता है। एक और इतिहासकार जो हमें पढ़ना है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, ठीक है भाई, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं ये तिब्बत से आए थे, ठीक है। तिब्बत जो अब चीन के कब्जे में है, तो दयानंद सरस्वती कह रहे कि आर्य कहां से आए, आर्यबल तिब्बत से आए, ठीक है। चलो भाई इतना समझो इसे, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, आर्य के बारे में, वैदिक काल के बारे में देखते हैं, ठीक है। नोट करते जाना भाई, मिठा दिया मैंने, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या आर्यों ने यहाँ पर किया था। तो आर्य आए जब, तो आर्यों को संस्कृत भाषा आती थी, तो संस्कृत उस समय देवताओं की भाषा मानी जाती थी, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत है, सबको पता है। तो संस्कृत को उच्च माना जाता था। तो आर्य अपने आप को क्या कहते थे, कि आर्य स्वयं को क्या कहते थे, स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे, श्रेष्ठ, कि हम क्या है, हम उच्च है, श्रेष्ठ कहते थे स्वयं को। क्लियर है, क्योंकि इन्हें क्या थी, इन्हें संस्कृत आती थी भाई, संस्कृत आती थी, ठीक। नोट्स बनाते जाना अच्छे से, क्योंकि इन्हें संस्कृत आती थी। क्लियर है इतना, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, तो इन्हें निम्न कहा जाता था। निम्न का मतलब होता है बिल्कुल नीचे कुल का, निम्न, ठीक है। क्योंकि क्या थी, संस्कृत, इन्हें संस्कृत नहीं आती थी भाई, इन्हें संस्कृत नहीं आती थी, ठीक। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या किया, आर्यों ने यहाँ के लोगों को संस्कृत सिखाना शुरू किया, कि हम तुम्हें संस्कृत सिखाएंगे। और उनका आर्यकरण किया, मतलब नॉर्मल लोगों से आर्यकरण में ट्रांसफर किया गया उन्हें। जैसे 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 संस्कृत आ रही थी, वे लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे आर्यों की कैटेगरी में शामिल हो रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है, सबको पता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत, ये बीचों बीच काटा जाता है, ये उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है। तो हमसे आएगा कि जब आर्य आए थे, तो सबसे पहले कहाँ आए थे, तो आर्य आए थे ये पंजाब वाले क्षेत्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वाले क्षेत्र में आए थे, ठीक है। आर्य यहाँ पर आए थे, तो वो यही कहेगा हमसे कि उत्तर भारत में, इसके लिए लाइन खींचिए ना, इसके ऊपर उत्तर भारत, तो कहेगा उत्तर भारत में आर्यकरण, आर्यकरण मतलब आर्यों को किसने किया था, आर्य में सबको ट्रांसलेट, तो ट्रांसफर, जो आर्य सिखाने का कार्य, संस्कृत सिखाने का कार्य किया, वो किसने किया, तो उसका नाम था गौतम राहुगढ़, ठीक है भाई, राहुगढ़, उसका नाम क्या था, गौतम राहुगढ़। और फिर कहेगा ठीक है भाई, उत्तर भारत में तो गौतम राहुगढ़ ने किया, अभी बताओ इस दक्षिण वाले पोर्शन में, दक्षिण भारत में किसने किया आर्यकरण, तो दक्षिण भारत में आ जाएगा ऋषि अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य, ठीक है। ऋषि अगस्त्य कौन, तो अगर संगम काल सबको याद है, तो दूसरी पहली बौद्ध संगीत, पहली संगम सबको पता है, 3 संगतें हुई थी, 3 संगमें हुई थी चोल पांड्य वंश के समय। तो पहली संगम का जो अध्यक्ष था वो ऋषि अगस्त्य था, ठीक है भाई, ऋषि अगस्त्य। चलो, तो हमने कहा कि आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे, क्यों, क्योंकि उन्हें संस्कृत आती थी। यहाँ के लोगों को निम्न कहते थे, क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी भाई। आर्यों ने धीरे धीरे आर्यकरण किया, तो उत्तर भारत में जिसने आर्यकरण किया उसका श्रेय जाता है गौतम राहुगढ़ को, और दक्षिण भारत में जिसने किया वो है ऋषि अगस्त्य। क्लियर है इतना, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलना भाई, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, प्यारे प्यारे, ताकि रिवीजन करते समय
आसानी हो। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब क्या होता था, तो यहाँ पर वैदिक काल के बारे में समझो कि वैदिक काल में क्या होता था। वैदिक काल में जो राजा होता था उसे राजन कहा जाता था, और राजा कुछ भी फैसला लेता था। वैदिक काल में इतनी अच्छी व्यवस्था थी भाई उस समय कि राजा कुछ भी फैसला ले रहा है तो जनता की सहमति से ही लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे समाज। समाज की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। ठीक है, और ग्राम का प्रधान, ग्राम जैसे अभी होती ग्राम सभा, उसका मुखिया कौन होता है, प्रधान होता है, हेड। तो उस समय ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था, ग्रामिक। ठीक है भाई, क्या कहा जाता था, ग्रामिक कहा जाता था, ग्रामिक। ठीक है, फिर लिखेंगे समाज की बड़ी इकाई। सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी, समाज की सबसे बड़ी इकाई, समाज की सबसे बड़ी इकाई जन कहलाती थी, और जन के मुखिया को कहा जाता था राजन, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, राजन, राजा। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, राजा के पर्यायवाची बताओ जरा मुझे भाई, दो चार पर्यायवाची। राजा के पर्यायवाची, राजा के पर्यायवाची बताओ। एक राजा हो गया, एक क्या हो गया, नरेश हो गया, नरेश हो गया। और राजा के पर्यायवाची एक हो गया सुरेश, एक हो गया सुरेश, एक हो गया नरेंद्र, नरेंद्र राजा का होता है भाई। और बताओ, और बताओ, और बताओ, और क्या हो सकता है राजा के पर्यायवाची। चलो अभी फिलहाल इतना ही याद रखो, ये राजा के पर्यायवाची होते। तो बड़ी क्या थी, सबसे बड़ी इकाई क्या थी, प्रशासन की या समाज की, वो जन था, और जन का जो मुखिया होता था उसे राजन कहते थे। और लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिख देना स्टार बना के कि क्या, कि राजा कुछ भी फैसला लेता था तो जनता की सहमति से ही लेता था। किसकी सहमति से, जनता की सहमति से। और यहाँ पर जनता की सहमति, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक लोग से वो सहमति लेगा कि तुम क्या सोचते हो इस विषय में, इस पॉलिसी को लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सभाएं बनाई गई थी, सभाएं। वैदिक काल में सभाएं बनाई गई थी, सभाएं। तो 3 प्रकार की सभाएं थी भाई, 3 प्रकार की। कितनी, 3। नंबर 1 थी जिसे हम कहते हैं सभा। नंबर 1 सभा। सभा की चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है, 8 बार लिखा गया ऋग्वेद में सभा के बारे में कि सभा 8 बार आया है। और इसमें क्या थे, इसमें साधारण लोग शामिल होते थे। क्या होते थे, साधारण लोग, जो नॉर्मल लोग होते, जो किसी सरकारी पद पे ना हो, सरकारी ओहदे पे ना हो, या कोई मंत्री ना हो, तो साधारण लोग सभा में शामिल होते थे। दूसरा हो सकता है, दूसरा सभा जो होती थी वो होती थी समिति। नंबर 2 है समिति। ठीक है भाई, समिति। अब समिति में कौन लोग थे, समिति में थे उच्च वर्ग। उच्च वर्ग, उच्च वर्ग मतलब जो किसी पद पर होंगे उस समय। ठीक है, इसकी चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार हुई है, 9 बार हुई है। तीसरी समिति थी विदत। विदत, विदत क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण संस्था क्या थी, विदत थी। इसकी चर्चा कितनी बार हुई है, देखो भाई महत्वपूर्ण है तो साफ सी बात है ज्यादा बार हुई होगी। तो इसकी चर्चा हुई है ऋग्वेद में 22 बार। ठीक, और एक स्टार बना के लिखेंगे इसी के नीचे कि जो सभा और समिति में महिलाएं भी शामिल होती थी भाई, महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। सभा और समिति में महिलाएं भी अप्रूवल थी, महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। ठीक है, जबकि समिति में क्या था, समिति में महिलाओं को निषेध किया गया था कि महिलाएं समिति में भाग नहीं ले सकती। तो देखो भाई, ये 3 जो सभाएं थी, सभा, समिति और विदत, ये 3 लोगों से ही राजा क्या करता था, सलाह मशवरा करता था कुछ भी नया कार्य करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो वीडियो को पीछे चलते चलते राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि नोट पे थोड़ा इस पैड पे लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके, इसकी पीछे बैक स्किप करके देखते जाना मैं कहां पर क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई, तो हमने वैदिक काल में भी क्या क्या पढ़ा, वैदिक काल का बेस पढ़ा। अब क्या हुआ कि वैदिक काल में, वैदिक काल उस काल की बात करें जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। साफ सी बात है, 2 पार्ट में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसकी जानकारी हमें अन्य वेदों से मिलती है। अब देखो यहाँ पर कुछ नदियां, वैदिक काल में नदियां, ठीक है भाई, नदियां की नदियां। तो इसके लिए एक प्यारा सा बॉक्स बनाएंगे सब कॉपी में, प्यारा सा बॉक्स नदियों के लिए, इसके 2 पार्टीशन कर देना। ठीक है, एक पार्टीशन में आएंगे पुराने नाम, पुराने नाम, और दूसरे पार्टीशन में आएगा क्या, नए नाम या वर्तमान, वर्तमान लिख देना, वर्तमान। ठीक है भाई, वर्तमान, इसको कर लेना ऐसे। ठीक है, चलो तो पहले पुराने नाम में हम सबसे पहले यहाँ पर एक नदी आती भारत में, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी आ रही है, सिंधु के नीचे आती है झेलम, उसकी सहायक नदी बाईं ओर से पहली, झेलम के नीचे चिनाब, उसके नीचे रावी, उसके नीचे व्यास, और लास्ट में आती है सतलज। ठीक है, तो इन 6 की 6 नदियों के नाम भी देखो, इन्हें पुराने ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो पहली है सिंधु, तो पहली सिंधु को पहले सिंधु कहा जाता था भाई, सिंधु ही था उसका पुराने ग्रंथों में नाम, सिंधु। तो सिंधु का वर्तमान नाम क्या है, सिंध, सिंध नदी। ठीक है, वैसे
सिंधु नदी ही आता है किताबों में लिखा हुआ, लेकिन सिंध नदी भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। दूसरी झेलम, झेलम का पुराना नाम क्या था? वितिस्ता, वितिस्ता, वितिस्ता रिवर, वितिस्ता, वितिस्ता का नया नाम क्या है? झेलम। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। तीसरी नदी है चेनाब, चेनाब, चेनाब का नाम था अस्कनी, अस्कनी, अस्कनी पुराना नाम था और अस्कनी का नया नाम क्या है? चेनाब है भाई, चेनाब है। चौथी नदी हमारी रावी, रावी को कहेंगे हम परुषणी, परुषणी, परुषणी नदी, तो इसको कहेंगे रावी। समझ में आया इतना? ठीक है भाई, परुषणी। और अभी बची व्यास, तो यहाँ पे लिख रहा हूं, इसके नीचे तुम बॉक्स के आगे ही चलना। तो व्यास नदी को हम लिख सकते हैं विपाशा, विपाशा, विपाशा नदी के आगे लिखेंगे व्यास। ठीक है, और एक नदी और बच रही है, कौन सी नदी? सतलज, तो सतलज को कहेंगे सतुदरी, सतुदरी नदी, तो सतलज, सतलज नदी। तो सतलज का पुराना नाम क्या था? सतुदरी था। क्लियर है भाई? तो इतना तुम्हें इन 6 नदियों के बारे में जानकारी होगी। आगे कुछ और नदियां हैं, 2-3 नदियां। ठीक है, चलो तो नदियां वाला भी मिट गया है, नदियां लिख देता हूं। नदियां, एक नदी का नाम है सदानीरा, पुराना नाम सदानीरा है, वर्तमान नाम क्या है? गंडक है भाई। ठीक है, एक नदी का नाम है दृश्य, दृश्यदती, इसका नाम है घग्गर, घग्गर। तो ये सारी कुछ नदियां थी वैदिक काल की। ठीक, तो सारा एक बॉक्स में पैक कर देना। चलो आगे चलते हैं। वैदिक काल के देवता, दूसरा स्टार बनाना, वैदिक काल के देवता भाई। तो दूसरा स्टार बनेगा हमारा देवता। वैदिक काल में देवता क्या, देवता कौन कौन से थे? ठीक है, देवताओं के लिए भी तुम नंबर 1 लिखना, इंद्र, इंद्र। ठीक है, अच्छा वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे हैं अभी, उत्तर वैदिक काल में कुछ खास नहीं है, बस देवता चेंज हो जाता है, फिर ये पशु चेंज हो जाता है और अर्थव्यवस्था चेंज हो जाती है, और थोड़ा सा क्या होता है, एक लोहे की खोज होती है, नया धातु मिल जाता है लोगों को। ठीक है, तो पहला जो देवता है वो इंद्र। इसमें लिखना कि इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने मंत्र या ऋचाएं समर्पित है, तो यहाँ पे लिखेंगे 250, 250 मंत्र लिखे गए ऋग्वेद में इंद्र के लिए। ठीक है, और इंद्र क्या था? प्रिय पशु, प्रिय देवता था, सॉरी पशु बोल दिया, प्रिय देवता था। किस समय? वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इंद्र क्या था? प्रिय देवता था। और दूसरा इंद्र के ही बारे में एक फैक्ट कि यह किस चीज का देवता था? बरसात का, बरसात के लिए इसे पूजा जाता था। जैसे अभी अगर बरसात नहीं होती तो अभी भी इंद्र को पूजा जाता है, उस समय भी ऐसी सिस्टम था कि यदि बरसात नहीं होती है तो इंद्र की पूजा होती थी भाई। ठीक है, चलो दूसरा देवता लिखना अग्नि, अग्नि, अग्नि के आगे लिखेंगे, इसके लिए ऋग्वेद में 200 मंत्र है। ठीक है, 200 मंत्र है। अब अग्नि को क्या माना जाता था? अग्नि को माना जाता है ईश्वर प्लस मनुष्य, ईश्वर और मनुष्य के बीच मीडिएटर का काम करता है, के बीच मध्यस्थता कह सकते हैं, मध्यस्थता, मध्यस्थता। ठीक है, अरे मतलब कोई व्यक्ति अगर मरता है तो जब तक उसे जलाया नहीं जाएगा तो तब तक उसे कहा जाता है कि इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, मतलब वो ईश्वर के पास नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे याद रख सकते रिलेट करके कि अग्नि क्या करता था? मीडिएटर, बीच में मीडिएटर का काम था, ईश्वर और मनुष्य के बीच मीडिएटर, कि जब अग्नि में ही जलाया जाएगा तभी वो ईश्वर के पास पहुंच पाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये मीडिएटर का काम करने वाला देवता था। आगे चलते हैं, तीसरा देवता एक जो था वो सोम देवता है। ठीक है, वैदिक काल में एक सोम देवता था, सोम जंगल का पर्यायवाची होता है, तो जंगल का देवता थे, वन, वनस्पति का देवता। ठीक है, जंगल हो गया है। ठीक है, ये किसका देवता था? ये वनस्पति का देवता था, वनस्पति। ठीक है भाई, तो ये किसका देवता था? ये वनस्पति का देवता था। जंगल बोलो या वनस्पति बोलो, कौन? सोम, जंगल या वनस्पति का देवता। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो इसे मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। चलो भाई, अगला नंबर जो भी है, जो भी देवता चल रहा है, सोम के बाद एक पढ़ेंगे हम विष्णु। उस समय विष्णु भगवान का भी जिक्र है कि विष्णु भी उस समय देवता था। विष्णु था हमारा किसका? पालनहर्ता। विष्णु को मनुष्य का पालनहर्ता कहा जाता है, पालन करता, पालन करता, या दुख हरता, कुछ ही पालन करता। अगला जो देवता होगा वो होगा पूषण। पूषण, पूषण को पशुओं का रक्षक देवता माना जाता है, पशुओं का। ठीक है, पशुओं का रक्षक देवता, पशुओं का रक्षक देवता। ठीक है भाई, क्या माना जाएगा इसे? पशुओं का रक्षक देवता माना जाएगा। किसे?
पूषण को, तो वैदिक काल में हमने कहा कि विष्णु को पालन करता माना जाता था, पूषण को पशुओं का देवता माना जाता था, सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था, अग्नि मीडिएटर का कार्य करता था, और इंद्र क्या था, सबसे प्रिय देवता था। और इसके लिए ऋग्वेद में लगभग 250 मंत्र लिखे गए भाई। क्लियर है इतना? चलो, तो ये सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम कुछ और। मारुत एक देवता है, मारुत, ठीक है भाई, मारुत एक देवता है। मारुत को देखते हैं, मारुत को। तो अगला स्टार एक मारुत, मारुत देवता किसके लिए था? मारुत किसका पर्यायवाची है? वायु का। तो ये किसका था? ये वायु का देवता था भाई, वायु का, वायु का देवता था कौन? मारुत। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो देवता भी हमारा हो गया। अब पढ़ेंगे हम क्या? अब पढ़ेंगे हम अब देखते हैं दूसरा। ठीक, अब लिखेंगे यहां पर कि वैदिक काल में यज्ञ, यज्ञ यज्ञ भी होते थे वैदिक काल में। ठीक है भाई, यज्ञ को पढ़ते वैदिक काल के यज्ञ। ठीक, तो पहला यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है भाई, थोड़ा नोट पैड में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है भाई। यज्ञ, यस, अश्वमेध यज्ञ। नंबर 2 होगा हमारा वाजपेय यज्ञ, वाजपेय, वाजपेय यज्ञ। ठीक, और नंबर 3 होगा हमारा क्या? राजसु यज्ञ, राजसु यज्ञ। ठीक, अच्छा, तो इनको एक्सप्लेन आप लिख लेना कॉपी में। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था। अश्वमेध यज्ञ में अश्व मतलब होता है घोड़ा, ये तो सबको पता है कि अश्व मतलब घोड़ा होता है। अश्व घोड़े के पर्यायवाची भाई, अश्व घोड़ा होता है। अश्व का पर्यायवाची सैंधव होता है, सैंधव। अश्व का पर्यायवाची तुरंग होता है, तुरंग। अश्व का पर्यायवाची वाजी होता है, वाजी। अश्व का सिनोनिम्स पर्यायवाची वाजी होता है, सैंधव होता है, तुरंग होता है, रविपुत होता है, रविपुत, रविपुत। अश्व का पर्यायवाची रविपुत होता है। ठीक है, ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो चेतक भी कह सकते हैं भाई। चलो, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? यज्ञ कराया जाता था और एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था राज्य में। कोई भी राजा यदि अश्वमेध यज्ञ कराता था तो घोड़े को क्या करता था? राज्य में छोड़ देता था। और ऐसा कहा जाता था कि जहां तक वो घोड़ा जाएगा भाई, वहां तक क्या होगा? वहां तक उस राज्य का क्षेत्र माना जाएगा। किस राज्य का? जिसने उसे छोड़ा है, कि जिस राज्य तक वो जाएगा वहां तक का एरिया उस राजा का होगा। क्लियर है इतना? लेकिन ऐसा होता था कि एक राज्य के पड़ोस में दूसरे राज्य की सीमा लगती थी, और अगर गलती से घोड़ा उसकी सीमा में घुस गया तो वो राजा उसको रोकेगा, साफ सी बात है, क्योंकि वो उसका पूरा राज्य हड़प कर देगा भाई। तो ऐसे में तो वो राज्य पूरा उस राजा का हो जाएगा ना। तो यही होता था। तो ऐसा कहा जाता है, जिस राजा ने उसे रोकने का ट्राई किया, जिस व्यक्ति ने भी उस घोड़े को रोका, तो उस राजा से वो युद्ध की चुनौती दे दी, मतलब उसने। ठीक है, तो उस राजा से उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? राज्य के लिए घोड़े को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। क्लियर? और जहां तक वो घोड़ा जाता था वहां तक का एरिया उस राजा का समझा जाता था। क्लियर है भाई? ठीक है। वाजपेय यज्ञ ये वो है। ठीक है, वाजपेय यज्ञ में कह रहा है कि वाजपेय यज्ञ वीरता दिखाने के लिए होता था। वीरता, कि कोई भी राजा अपनी वीरता दिखाता है। जैसे अभी आजकल गांव साइड में क्या होता है कि कोई लोग अपना शो ऑफ करने के लिए, मतलब पैसा भले कम हो, इतनी ज्यादा खर्चा कर लेंगे, चाहे लोन लेके करेंगे, मतलब दिखाने के लिए रॉयल्टी वाली शादी करेंगे। तो वैसे यहाँ पर राजा क्या करते थे? वैदिक काल के राजा ये करते थे, अपनी वीरता प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कराते थे, और अगल बगल के सभी लोगों को, राजाओं को, दार्शनिकों को, विद्वानों को बुलाते थे कि देखो भाई, इस राजा के पास इतना पैसा, इतना बाहुबल इस राजा के पास। क्लियर है? तो वाजपेय यज्ञ की खास बात क्या है? इसे वीरता प्रदर्शन के लिए किया जाता था। और इसमें क्या होता था? रथों की रेस होती थी भाई, याद रखना, रथों की रेस, रथों की रेस करवाई जाती थी। तो हमसे जो क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक काल में कौन सा यज्ञ ऐसा था जिसमें रथों की रेस होती थी, या फिर कौन सा यज्ञ ऐसा था जो वीरता प्रदर्शन के लिए होता था? तो वो वाजपेय यज्ञ था। क्लियर है इतना? ठीक है। राजसु यज्ञ की आफत है भाई, राजसु यज्ञ। तो राजसु यज्ञ कुछ आफत नहीं है। राजसु राज्याभिषेक के समय होता था, कि कोई भी राजा है, उसका उत्तराधिकारी जब राजा बनेगा तो उसका तिलक, चंदन, मुकुट पहनाया जाता है, तो उसे राजसु यज्ञ। तो यहाँ पे लिखेंगे राज्याभिषेक के समय होता है, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक जब होता था तो राजसु यज्ञ कराया जाता था। अरे कुछ भी अच्छा काम करना है तो पूजा पाठ कराया जाता है ना भाई, गाँव में हवन, गाँव में के घरों में हवन, हवन करवाया जाता है। तो सेम ऐसे ही होता था, कोई भी राजा अगला शासक बनता है, राजा बनता है, तो उसके लिए एक हिसाब से पूजा पाठ कराई जाती है, तो उसे राजसु यज्ञ कहा जाता है। क्लियर है? तो पार्ट 1 में वैदिक काल का इतना रोकते हैं, पार्ट 2 में कल देखेंगे वैदिक काल का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोग शिक्षा सारथी ऑफलाइन क्लास के साथ भी जुड़ना चाहोगे तो हमारा एड्रेस क्या रहेगा, IDPL ऋषिकेश, तो आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। और शिक्षा सारथी को सब्सक्राइब जरूर करना।